Where are we now? Without a doubt, we have to come to terms with the fact that the Taliban has won. It's a very sorry day. ये बात सही है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत हुई है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है कि अमेरिका की यहाँ हार हुई है, क्योंकि फैक्ट और हिस्ट्री कुछ और ही बताती है। इस इंसिडेंट को वियतनाम के इंसिडेंट से जोड़ के देखा जा रहा है, जब 1975 में अमेरिका ठीक ऐसे ही वहाँ से भाग निकला था। ये वो समय था जब कोल्ड वॉर चल रही थी और नॉर्थ वियतनाम को चीन और सोवियत ब्लॉक सपोर्ट कर रहा था और साउथ वियतनाम को यूएस और उसके अलाय सपोर्ट कर रहे थे। तब भी ये कहा गया कि अमेरिका की वियतनाम में हार हुई है। क्या सही में तब हार हुई थी? फैक्ट और ऑब्जेक्टिव कुछ और ही बताते हैं। अफगानिस्तान से यूएस के एग्जिट को समझने के लिए, इस सो कॉल्ड हार को समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1964 कोल्ड वॉर का समय था, जब यूएस की कांग्रेस एक रेजोल्यूशन पास करती है गल्फ ऑफ टोंकिन, जिसमें कहा जाता है अगर कम्युनिज्म को नहीं रोका गया तो सारे देश इसकी चपेट में आ जाएंगे। इसीलिए अब प्रेसिडेंट को इस रेजोल्यूशन के माध्यम से एक पावर दी जाती है कि वो साउथ ईस्ट एशिया में अपनी फोर्स तैनात कर सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव था कम्युनिज्म को रोकना, ना कि डेमोक्रेसी को बढ़ाना, ना ह्यूमन राइट्स की बात करना और ना ही वुमेन एम्पावरमेंट। ये वो समय भी था जब चीन और सोवियत ब्लॉक साथ काम कर रहे थे, लेकिन 69 में दोनों की आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से, बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से दोनों में डिफरेंस हो जाते हैं और यही फ़ायदा उठाकर निक्सन इन दोनों के बीच आने का प्रयास करते हैं। एवलिन गो अपने 2005 के आर्टिकल में साफ तौर पे ये बताती हैं कि यूएस के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में ये बात साफ थी कि हेनरी किसिंगर, जो कि उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, चीन जाते हैं, जाओ एन लाई से बात करते हैं और कहते हैं कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम साउथ वियतनाम से अपनी सेना हटा देंगे और आपको वर्ल्ड स्टेज पे हम ले आएंगे। चीन इस पर राज़ी हो जाता है। ठीक 2 साल बाद प्रेसिडेंट निक्सन की चीन की विजिट होती है, जिसमें कहा जाता है कि द वीक दैट चेंज द वर्ल्ड। इसी समय से कम्युनिज्म की ढिलाई शुरू हो जाती है। अब चीन पूरी हद तक अमेरिका के साथ आ चुका था, वेस्ट के साथ आ चुका था और सोवियत ब्लॉक अकेला पड़ने लगा था। और यही कारण था कि कम्युनिज्म का खात्मा होने लगता है, जो 1964 की यूएस कांग्रेस की रेजोल्यूशन में कहा जाता है। क्या यूएस वियतनाम से निकलने के बाद सही तौर पे हारा माना जाएगा अब, जबकि उसने कम्युनिज्म को ख़त्म कर दिया? उस 1964 के रेजोल्यूशन के माध्यम से उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ यहाँ पे कि कम्युनिज्म को ख़त्म करना है, और वो कम्युनिज्म ख़त्म हुआ। ठीक ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान की प्रॉब्लम में भी आपको देखने को मिलेगा। अब जरा इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए जो प्रेसिडेंट बाइडेन कहते हैं। Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on American homeland. इसका साफ तौर पे मतलब है कोई डेमोक्रेसी नहीं लाई जाएगी, ह्यूमन राइट्स की बात नहीं होगी, विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं होगी। और यही बात तो यूएस के तालिबान की डील में बात हुई थी। आप अपने यहाँ कोई भी फॉरेन ग्रुप को एंट्री नहीं देंगे जो हमारे खिलाफ काम करे। ध्यान रखें, हमारे खिलाफ, किसी और देश के खिलाफ नहीं। जिनको यूएस से खतरा है वो कौन है? अलकायदा और आईएस। हमेशा ध्यान रखिए, तालिबान, अलकायदा और आईएस तीनों अलग अलग एंटिटी हैं, तीनों आइडियोलॉजिकली डिफरेंट हैं और तीनों के ही मोटिव अलग हैं। तालिबान कभी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएस को खतरे में लगते हैं सिर्फ वही हैं। ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशंस की वैंडा फेल्बर ब्राउन साफ तौर पे कहती हैं कि ये सही समय है जब यूएस को यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिकली और प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे ईरान न्यूक्लियर डील, रूस का एग्रेसिवनेस, हाइपर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, चाइनीज़ इकोनॉमिक पावर, साउथ चाइना सी, और सबसे ज़रूरी पैंडमिक। तो क्यों यहाँ रिसोर्सेज और अपना ध्यान लगाया जाए जब आपके पास और भी प्रायोरिटीज़ हैं। प्रैक्टिकली ये देखिए कि यूएस के यहाँ होने से किसे फ़ायदा हो रहा है। यहाँ की नेबरिंग कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है
या यूएस को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, जबकि यूएस ने इसीलिए यहाँ पे डील कर ली तालिबान से कि आप जो भी करें हमें से कोई मतलब नहीं है, आप हमारे खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और फ़ायदा किसे हो रहा था? भारत को, पाकिस्तान को, चीन को, रूस को, ईरान को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को भी तालिबान से इसलिए ख़तरा है क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो तालिबान उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ आया है। चीन का वेस्टर्न प्रोविंस, जिंजियांग प्रोविंस, साफ तौर पे उसकी इंसर्जेंसी तालिबान सपोर्ट करता आया है। सेंट्रल एशिया को रूस साउथर्न रशिया मानता है, अगर वहाँ इंसर्जेंसी होती है तो उसे प्रॉब्लम होता है, जिसको कहीं ना कहीं तालिबान सपोर्ट करता आया है। ईरान एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है जो कभी नहीं चाहेगी कि तालिबान, जो कि एक सुन्नी इस्लामिस्ट हार्डकोर एंटिटी है, जो उसके देश में इंटरफेरेंस करे। तो यहाँ किसे फ़ायदा हो रहा था यूएस के होने से? निश्चित रूप से अमेरिका को तो नहीं हो रहा था। इसीलिए बार बार यूएस भारत को कहता था कि आप अपने सैनिक यहाँ भेजिए अगर आपको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन भारत हमेशा से कहता हुआ था नहीं, हम बाहर नहीं भेजेंगे अपने सैनिक, क्योंकि आपका बनाया हुआ मैस है ये प्रॉब्लम, इसलिए आप ही फेस कीजिए। इसीलिए स्ट्रेटेजिकली यहाँ सारी नेबरिंग कंट्री अपनी पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं, इवन पाकिस्तान भी और चीन भी। जिस तरीके की सर्विलांस इंटेलिजेंस ऑपरेशन यूएस के पास पिछले 20 साल में बढ़े हैं, अब यूएस को यहाँ अपने सैनिक रखने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी पहले थी। इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। देखिए, किसी भी दूसरे देश में फोर्स भेजना आसान है यूएस के लिए अगर कंपेयर किया जाए निकालने से। तो निकालने पर परसेप्शन बनता है कि हार हुई है, जैसे वियतनाम में एक परसेप्शन बना हुआ है कि वो हार हुई है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यूएस के पूरे हुए हैं कम्युनिज्म को ख़त्म करके। ठीक ऐसे ही परसेप्शन यहाँ बनना था हार का, निश्चित रूप से। इसीलिए किसी भी प्रेसिडेंट ने पिछले 20 साल में इस कदम को नहीं उठाया, जबकि वो जानता था कि वो एक हारा हुआ स्टेप लेने वाला है, परसेप्शन बेस्ड स्टेप। लेकिन सिर्फ एक प्रेसिडेंट हुए हैं जिन्होंने ये बोल्ड डिसीजन लिया, और वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी के स्टेप्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए वो और कोई नहीं ले सकता था, जैसे नॉर्थ कोरिया से बातचीत शुरू करना, ईरान न्यूक्लियर डील से वापस आना, क्लाइमेट डील से वापस आना, और सबसे ज़रूरी इजराइल की कैपिटल तेल अवीव को जेरूसलम शिफ्ट करना। ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज है जो सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ले सकता था। इसीलिए जब प्रेसिडेंट बाइडेन से पूछा गया, When I came into office, I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban. इसका फ़ायदा कितना होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो इसका बैकड्रॉप है, जो इसका नुकसान है, वो ट्रंप पे डाला गया। अब सवाल ये उठता है कि इतना पैसा यूएस ने यहाँ खर्च किया है, तो आप खुद सोचिए कि इतना पैसा यूएस ने कहाँ खर्च किया है? हथियारों पे। और हथियारों का पैसा किसे जाता है? हथियार बनाने वाली कंपनियों को। यूएस ने जितना पैसा अपना खर्च किया और जो उसने पैसा लगाया वो कभी भी हॉस्पिटल, स्कूल या किसी वेलफेयर की स्कीम पे नहीं लगाया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसका यहाँ पैसा अफ़गानिस्तान में रहा? इसका 1% भी अगर यहाँ के डेवलपमेंटल कॉज में काम होता तो आज की स्थिति और ही होती, लोगों की सोच बदली भी होती यूएस वेस्टर्न बेस्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को लेके। तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी सुपर पावर इतने आराम से चला जाएगा जब तक उसे कोई बेनिफिट नहीं होंगे बाहर निकलने के? तो ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि वो यूएस हारा है, लेकिन अगर आप डीपली जाकर देखते हैं तो ये हार नहीं उसकी, इसमें भी उसका फ़ायदा है। चीज़ों को समझते रहिए, इश्यूज़ पर नज़र बनाए रखिए। जय हिंद।